टाइम आता है कि मैंने एक बार पढ़ाया भी था शायद आप लोगों को, जिन्होंने 11th में पढ़ाया मुझसे, मैंने एक बताया था कि एक रिएक्शन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो बीच वाला एक टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी, बैलेंस कंडीशन मिलेगी। तो उस बैलेंस कंडीशन को हम लोग KC कहते थे, याद है? उस बैलेंस कंडीशन को हम लोग क्या कहते थे, KC कहते थे। हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का अगर रेशियो ले लोगे ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो अगर ले लूँ ना, मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट है 1, प्रोडक्ट है 2, तो 2/1 का जब अगर रेशियो ले लोगे तो मिलेगा तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ना, बोलिए, वही कांस्टेंट वैल्यू क्या है, KC है। अगर इक्विलिब्रियम के टाइम पे ले रहे हो तो KC कहोगे, वरना हर पॉइंट पे अगर रेशियो ले लो तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इक्विलिब्रियम तो नहीं बोलोगे उसको, लेकिन कांस्टेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, QC से नाम से डिनोट कर देते हैं। इस पॉइंट पे कहीं मिला तो हम लोग उसको किससे डिनोट कर देते हैं, QC से डिनोट कर देते हैं। इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे हम लोग KC से डिनोट करते हैं क्योंकि वो पॉइंट अलग होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आयशा लीजा, तो यहां पे फॉर्मूला चेंज कर दें, अगर E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N, ठीक है? जो आगे बैठे हैं ना, इनसे एक चैप्टर पूछ लीजिएगा कि कौन से चैप्टर का टेस्ट देंगे। अच्छा, जो इनका टेस्ट होने वाला है आगे आने वाला, हाँ और उसका टेस्ट रख दीजिएगा 2 दिन बाद, ठीक है सर, और 3 दिन बाद। उसमें जो नहीं आता होगा आपसे पहले पूछेंगे, 3 दिन बाद टेस्ट। ठीक है, इन्हीं की मनपसंद चैप्टर का जो ये कहें कि हमें आता है। ठीक है। कौन सा चैप्टर है? तुम बताओ। चलो अभी यहाँ देखो ध्यान से, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का क्या है, रेशियो है, कुछ वैल्यू मिलेगी QC, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, लॉग QC। QC का मतलब ही है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रेशियो, ठीक है? अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेंगे तो KC मिलेगा, इसके अलावा इस पॉइंट के अलावा कहीं पे लेंगे तो QC मिलेगा। याद रहेगा ये सब चीज़ें? बोलिए, कोई दिक्कत? KC से आगे तब भी कोई कांस्टेंट QC मिलेगा, लेकिन KC क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पूरे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट तो एक ही होगा ना, 3-4 इक्विलिब्रियम तो होंगे नहीं, पॉइंट बैलेंस वाली कंडीशन तो एक ही आएगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लॉग आर फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, अभी वो भी बताऊंगा। ये कैसा इक्वेशन है, ये विदाउट इक्विलिब्रियम में अगर QC पूछा जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। इसे हम लोग QC को क्या बोलते हैं, नहीं, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट बोलते थे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट के फॉर्म में। कोई दिक्कत? तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम नहीं भाई, अभी इक्विलिब्रियम का बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो, बैलेंस कंडीशन आ रही है। मैंने यहाँ से रिएक्शन शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म किया, एक पॉइंट आएगा बीच में, सीसॉ देखा है, दोनों लोग जब बराबर वजन के हो जाएंगे तो बीच में पहुँच जाएंगे, एक कंडीशन आएगी, एक ही तो कंडीशन होगी ना, उस पॉइंट को मैं KC बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उन दोनों के रेशियो को, उस पॉइंट को मैं KC बोल रहा हूँ। लेकिन बाकी कंडीशंस जो हैं, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, उस समय भी तो एक कांस्टेंट है ना, एक रेशियो आ रहा है ना दोनों का, उसको मैं QC बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? QC और KC में प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ समझ में आया? चलो इक्विलिब्रियम वाला भी देख लेते हैं। बस सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिया तो मुझे कोई कांस्टेंट मिलेगा QC। QC का वैल्यू क्या है, ये है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। चलिए इसको मिटाएं, ऊपर वाला मिटा दे, सबने नोट कर लिया है ना?
चलिए इसी में कंटिन्यू कर लीजिए। मान लीजिए अगर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है? नहीं, कंडीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? रिएक्टेंट इक्वल, दोनों का रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अगर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दूं तो इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम का मतलब यही तो होता है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या है? नेट ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगा? नेट ईएमएफ 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताइए भाई, इक्विलिब्रियम पढ़ा है, याद है? फोर्सेस का सम 0 हो जाता था, तो यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो ई सेल 0 हो गया। टोटल ईएमएफ है ना ये, टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों कंडीशन बराबर हो गए ना इक्विलिब्रियम में। आई बात समझ में? इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा? केसी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा। केसी क्यों? यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये बीच वाला पॉइंट के लिए आप निकाल रहे हो इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो एक ही होगा, केसी। केसी भी क्या है? इस टाइम पे, इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ पे इसको मैं अगर इस तरह लिखना चाहूँ, ई नॉट, इस पूरे टर्म को इधर भेज दूँ, अगर इस पूरे टर्म को अगर इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। क्लियर है? हाँ हाँ, ग्रुप में ऐड हो? ठीक है, मैं एक साथ भेज दूंगा। बोलिए, क्लियर है चीज़? लिख लिया? हाँ हाँ, आयशा पूछो। क्योंकि टोटल ईएमएफ बेटा 0 हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जैसे टोटल फोर्स 0 हो जाती है। मैं अगर ऐसे बोलूं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ये 3 फोर्स हैं इक्वल टू F नेट के बराबर है, बोलते हैं ना? पढ़ा है? फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हो लग रहा है आप लोग। F1 F2 F3 किसके बराबर है? F नेट के बराबर है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रैक्टिकली समझाऊं आपको। मान लीजिए मैं बीच में खड़ा हूं, एक आदमी मुझे इधर से खींच रहा है, एक आदमी मुझे इधर से खींच रहा है। अगर दोनों ने अनइक्वल खींचा, दोनों ने अनइक्वल फोर्स लगाई तो एक तरफ में चला जाऊंगा, लेकिन दोनों ने अगर इक्वल फोर्स लगाई तो इसका मतलब है मैं अपनी जगह पे फिक्स्ड रहूंगा। हाँ, इक्वल फोर्स लगाएंगे तभी तो अपनी जगह फिक्स रहूंगा। क्लियर है? तो इक्वल फोर्स लगाने का मतलब क्या है? दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से लग रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? और दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसिल आउट कर दे रही हैं, तभी तो मैं बीच में खड़ा हो पा रहा हूँ। एक तरफ की फोर्स भी ज़्यादा हुई तो मैं तो उधर खिसक जाऊंगा। वही इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इसलिए टोटल ईएमएफ क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक लास्ट फॉर्मूला और है।
ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं। चलिए अब लिखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में स्टैंडर्ड, या इसको बोल देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। याद है? गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा है आप लोगों ने। हर रिएक्शन की क्या होती है, कुछ गिब्स फ्री एनर्जी होती है। गिब्स फ्री एनर्जी अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं, एक ऐसी एनर्जी होती है जो रिएक्शन के बाद खुद से होती है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी को कुछ काम करना है, तो कुछ एनर्जी जो है वो आपके अंदर पहले से स्टोर है। अगर आपको 10 दिन भी खाना ना दिया जाए, बाहर से एनर्जी ना मिले, तब भी आप थोड़ा बहुत तो हिल डुल लोगे यहाँ पे। अगर 1 महीना भी खाना ना मिले तब भी आप अपना थोड़ा बहुत काम तो कर ही लोगे, ठीक है? तो आपके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है, रिएक्शन के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है जो खुद से रिएक्शन करवा रही है, जो खुद से रिएक्शन करवा रही है। हालांकि उतना अच्छा रिएक्शन नहीं करवाएगी, लेकिन खुद से रिएक्शन करवा रही है। ऐसी एनर्जी को, इसीलिए उसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी। इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया? गिव्स फ्री एनर्जी नाम दिया गया, ठीक है? चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द वर्क डन बाय सेल it is the work done by the cell. It is the work done by the cell. चलो इधर देखो सभी लोग, अब ध्यान से देखिए। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? ये वर्क डन बताती है। गिब्स फ्री एनर्जी भी जो होती है वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन भी होगी, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन भी होगी, ठीक है? रिएक्शन का स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जानते हो, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन 11 to 98 केल्विन, ठीक है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन बदल जाएगा, तो गिब्स एनर्जी भी बदल जाएगी, ठीक है? तो गिब्स एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बात करूं, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की मैं बात करूं तो मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ जो ले रहा था, स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो मैं ई नॉट ले रहा था। गिब्स एनर्जी बोल रहा हूं तो डेल्टा जी नॉट ले लिया मैंने। किससे नोट करेंगे इसको? डेल्टा जी नॉट से नोट करते हैं। क्लियर है? डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। क्लियर? ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एनर्जी आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा ले रहा है, कोई बाहर जा रही है आपकी एनर्जी, तो इसलिए मैंने क्या लगाते हैं हमेशा? डेल्टा जी नॉट कैसा होता है? माइनस में होता है। गिब्स एनर्जी कैसी होती है? हमेशा माइनस में होती है, क्योंकि आपकी रखी हुई एनर्जी वो आपकी बॉडी से ले जा रहा होता है। क्लियर है? डेल्टा जी नॉट, तो यहाँ पे भी ई नॉट। अगर मैं आपसे बोलूँ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन अगर मैं बोलूं तो डेल्टा जी हो जाएगा, जी नॉट नहीं रहेगा, तब डेल्टा जी हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या है? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के बोलिए तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला रख दिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। ई सेल बोले तो ई सेल का फॉर्मूला रख दो, पूरा नस्ट इक्वेशन वाला रख दो, इसमें रख दोगे? ये नस्ट इक्वेशन पहले सॉल्व कर लो, तब ई सेल की वैल्यू निकाल लो, तब डेल्टा जी कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? चलिए एक क्वेश्चन करें इस पे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो थोड़ा। बेटा नोट कर लिया सबने? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, और इस पे क्वेश्चन आना डेफिनेटली फिक्स्ड है। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द
EMF of cell at 298 Kelvin, 298 Kelvin, ठीक है। और आपको रिएक्शन क्या दिया है जरा ये देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। ईएमएफ कैलकुलेट करना है 298 केल्विन पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। टू 298 केल्विन पे कैलकुलेट करना है। आपको ये क्या दिया हुआ है, सेल रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा ये इसको सेल रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। कि सेल, हाँ कि सेल को मैंने उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, सेल का रिप्रेजेंटेशन किया है। कहने का मतलब है कि mg इस साइड है, ये सॉल्ट ब्रिज है, Cu उस साइड है। क्लियर है, डबल स्लैश का मतलब है ये सॉल्ट ब्रिज है, Cu उस साइड है, mg इस साइड है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देनी है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको देखना पड़ेगा, चाहे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो चाहे सेल रिएक्शन दिया हो, आपको क्या देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। कैथोड एनोड अभी देखना नहीं है कुछ, किसका ऑक्सीडेशन। रिएक्शन में पहचानना बहुत आसान है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। जिस पे चार्ज बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन, जिसका चार्ज घट रहा है उसका रिडक्शन। चलो mg से बन रहा है Mg2+, दिख रहा है, mg से बन रहा है Mg2+। क्लियर है, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। Cu2+ से बन रहा है Cu, तो इसका हो गया रिडक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आपको ये क्या दिया हुआ है, आपको ये पोटेंशियल दिया हुआ है mg के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए, मतलब mg वाले इलेक्ट्रोड के लिए, और आपको कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के लिए क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है। क्या पूछा कहाँ पे है कुछ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ हाँ, मतलब ये mg के लिए दिया गया है 2.37, ठीक है, और ये किसके लिए दिया गया है, कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल दिया गया है। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया गया है, दोनों इलेक्ट्रोड का क्या दिया गया है, अलग अलग पोटेंशियल दिया है। ये एग्जाम में आपको हमेशा दिया रहेगा, कोई दिक्कत है इसमें। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन से देख के पहचानना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
चलिए अब यहाँ पे देखिए ज़रा सोल्यूशन क्या होगा इसका। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में बोल रहे हैं ना, 298 स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, तो ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ द सेल ई कैथोड माइनस, या इसीलिए मैंने 3 फॉर्मूला लिखा दिया था आपको। ई आपको लिखो यहाँ पे रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपने पहचान लिया है कि किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ई रिडक्शन बताइए, ईएमएफ ऑफ द रिडक्शन कितना आ रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है, कॉपर पे हो रहा है ना, तो आप लिख दो यहाँ पे 0.34 माइनस और माइनस 2.37 वोल्ट। सर 2.71 आएगा। क्या क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, दोनों में कैसे रिडक्शन हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। वो इस चीज़ से नहीं पहचानना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, आपको हमेशा किससे पहचानना है, इनकी वैल्यू से। देखो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बताया गया होगा तुमको यही चीज़, है ना, स्कूल में यही बताते हैं कि इसको देख लो, यहाँ पे वैल्यू देख लो, माइनस में तो रिडक्शन, प्लस में तो ऑक्सीडेशन। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये गलत होता है, ये पहचानने का तरीका गलत है। किसी किसी में तो सही हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम गलत बढ़ जाता है ये। आप हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन देखोगे या सेल रिएक्शन देखोगे कि ये किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो mg का क्या हो रहा है, अभी मैं रिएक्शन लिख दूंगा, आप खुद समझ जाओगे। अभी मैं रिएक्शन लिखता हूँ, देखो खुद समझ जाओगे। तो अभी मान के चलो कि यहाँ पे mg का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है? तो ये कितना आएगा, 2.71 वोल्ट। क्लियर है? वोल्ट नहीं लिखोगे तो यूनिट कट जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ आ गया। ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ आ गया। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोल देता है कि फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से निकालो इसको, ज़रा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से निकालिए, ज़रा नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके निकालिए ज़रा। स्टैंडर्ड कंडीशन तो ये है, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन में टेम्परेचर आप रख दोगे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उससे यही आ जाना चाहिए। हाँ, आंसर सेम आएगा क्योंकि हाँ, अगर नर्स्ट हाँ वही बता रहा हूँ, अगर नर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का वैल्यू बस 298 हो जाएगा वहाँ पे, है ना। और 298 के हिसाब से हम सॉल्व कर चुके हैं, वो 0.0591 आता था, याद है, वही टेम्परेचर लिया था हमने। क्लियर है? क्लियर है? बड़े जरा नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके देखें इसको एक बार, जरा देखिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस कितना है, आर टी अपॉन एन एफ होता है। अभी रुक जाइएगा, लिखिएगा नहीं इसको, आर टी अपॉन एन एफ। आर की वैल्यू रखा, टी का वैल्यू 298 केल्विन रखा, एफ की वैल्यू रख दिया। जब सॉल्व करोगे ना इसको तो ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर 298 लेके सॉल्व करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है 0.0591 ही आएगा। ठीक है, लॉग ऑफ। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्ट तो पता नहीं क्या है, आपको रिएक्टेंट पता नहीं चल रहा है, आपको पता है क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, नर्स्ट इक्वेशन में ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट नीचे रिडक्शन वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है और यहाँ पे किसका, रिडक्शन वाले का लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड अपॉन रिडक्शन। क्लियर है? चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पे, ई नॉट कितना आया था, 2.75, 0.0591 अपॉन एन कैसे निकालेंगे? आपको दिख रहा है कि mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो mg का ऑक्सीडेशन का मतलब है कि mg से क्या निकल रहे हैं, mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, Mg2+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ कैसे लिखोगे आप, Cu2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसके,
और ये क्या फॉर्म कर लेगा, Cu फॉर्म कर लेगा। दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक है। बाकी ये रिएक्शन आ जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? हाँ देखो Mg, हाँ Mg प्लस Cu2 प्लस आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, Mg प्लस Cu2 प्लस और प्लस विल फॉर्म Mg2 प्लस और Cu। अब देख लो Mg का क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर का क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है, तो रिडक्शन हुआ। क्लियर है? ये चीज़ हमेशा देख के निकालनी है आपको, ये चीज़ कभी भी नहीं देखनी है रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए, याद रहेगा। हाँ तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तब वही बताऊंगा, कंडीशन बताऊंगा। अभी देखिए n की वैल्यू मुझे पता करनी थी। n की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया, रिडक्शन हाफ लिख लिया, दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं तो किसी एक इक्वेशन को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, इलेक्ट्रॉन्स को 1 कर देते, मैथ्स में करते हैं जैसे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, मतलब सेम नंबर का करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 6 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो 0.59 अपॉन मैक्सिमम क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे इसमें, तो ये क्या हो गया 0.059 अपॉन 2, n की वैल्यू 2 निकल गई यहाँ पे। लॉग ऑफ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का हो रहा है। तो Mg का जरा पोटेंशियल देख लो कितना है ऊपर, सॉरी Mg का कंसंट्रेशन कितना है, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है 0.01। रिएक्शन आपने लिख चुका है, कुछ कोफिशिएंट दिख रहा है क्या, बताइए, कुछ कोफिशिएंट दिख रहा है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 1 लिख लिया आपने। अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो कॉपर का रिडक्शन कितना है उसका 0.001, इसकी पावर 1। क्या ये सॉल्व हो पाएगा, 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ रहा है, आपके नोट्स लॉग 1 आ रहा है क्या, आप लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, ठीक है। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 10/10 आ जाएगा, कट के कैंसिल हो जाएगा वो। देखो जैसे ये हुआ ना, ये क्या हुआ 1/100 हो जाएगा ये। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लॉग 1/100 बोल सकते हैं उसको, डिवाइड करोगे तो 1/1000, तो इंटू करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 2 0 कट गया, 10 बचा, दिख रहा है 10 बचा यहाँ पे, लॉग 10 हो जाएगा वो। इसको सॉल्व कर लोगे, स्नेहा समझ में आ रहा है, लॉग 10 बचेगा ये सॉल्व करके, सभी लोगों को समझ में आया। लॉग 10 होगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 पॉइंट क्या आ रहा है आंसर, 2.68 वोल्ट आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट देखिए स्टैंडर्ड वाले से और नॉन स्टैंडर्ड वाले से लगभग सेम आ रहा है, थोड़ा बहुत पॉइंट में चेंज हो रहा है बस, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। आपको न्यूमेरिकल समझ में आया सभी लोगों को, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे, थोड़ा सा और न्यूमेरिकल का लेवल हाई कर देंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है।